हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल रैबिट। मैं हूँ विदुषी। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th का यूनिट 2 विच इज एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये फर्स्ट क्लास है। इस प्लेलिस्ट में और वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। लीगल रैबिट के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। So if any of you want to join those batches, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और बैचेस में एनरोल कर सकते हो। चलो फिर हम शुरू करेंगे एडीआर के चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल्स ऑफ जस्टिस। देखो, जनरली अगर देखो तो वर्ल्ड में दो टाइप के मॉडल्स ऑफ जस्टिस होते हैं। क्या क्या? एडवर्सेरियल, इनक्विजिटोरियल। ठीक है। सो ये दो मॉडल्स ऑफ जस्टिस होते हैं, यानी कि ये दो सिस्टम्स होते हैं जिनसे कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। बस अभी के लिए इतना सा समझो। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी सुन के समझ जाओगे कि एडवर्सेरियल मॉडल और इनक्विजिटोरियल मॉडल कैसे अलग है। स्टोरी शुरू करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, मोमो और पिज्जा। ठीक है। तो मोमो और पिज्जा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में मिलके एक कैफे खोलेंगे, एक बिजनेस करेंगे। ठीक है। तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। कुछ दिन बाद मोमो एक दिन सुबह आके देखता है कि उनके कैफे से 50,000 रुपीज जो है वो मिसिंग है। अब मोमो को लगता है कि ये जरूर पिज्जा ने चोरी किया है, क्योंकि पिज्जा के पास कैफे की चाबी रहती थी। बस तो दोनों के बीच में एक लीगल बैटल शुरू हो जाती है। अब दो सिटीज हैं। ठीक है। पहला है सिटी ऑफ व्हाइट सॉस और दूसरा है सिटी ऑफ रेड सॉस। अब सिटी ऑफ व्हाइट सॉस में एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ जस्टिस फॉलो होता है और सिटी ऑफ रेड सॉस में इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ जस्टिस फॉलो होता है। ठीक है। अब देखते हैं सिटी ऑफ व्हाइट सॉस में ये जो लीगल बैटल है इसको कैसे डील किया जाएगा। तो सिटी ऑफ व्हाइट सॉस में जनरली क्या होगा ना कि मोमो और पिज्जा दोनों अपने अपने लॉयर्स को हायर करेंगे। लॉयर्स कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे और यहाँ पे जो भी जज या जूरी जो भी है, ये लोग लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुन के, लॉयर्स के एविडेंसेस को देख के, लॉयर्स क्या एविडेंस लाते हैं, लॉयर्स किन किन विटनेसेस को बुलाते हैं, लॉयर्स कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मोमो का लॉयर कैसे प्रूव करता है कि मोमो सही है और पिज्जा का लॉयर कैसे प्रूव करता है कि पिज्जा सही है। ठीक है। जैसे कि क्या होगा, मोमो का लॉयर जो है वो अपने एविडेंसेस लाएगा, वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि हाँ पिज्जा ने ही चोरी की है। और पिज्जा का लॉयर वो आर्ग्यूमेंट्स देगा, एविडेंसेस लाएगा, विटनेसेस को बुलाएगा, जिससे वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई पिज्जा ने तो चोरी नहीं की है। तो यहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, यानी कि वो ही आर्ग्यूमेंट्स पेश करना, एविडेंसेस लाना, विटनेसेस को बुलाना। और मूवीज में देखा होगा कि लॉयर्स क्वेश्चंस करते हैं जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, देखा है ना। तो ये सारा काम विटनेसेस को एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिन करना सब लॉयर्स जनरली करते हैं। और जो जजेस होते हैं या जो ज्यूरी होती है वो क्या करती है कि वो इन सब आर्ग्यूमेंट्स को सुन के अपना जजमेंट देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जजेस या ज्यूरी का जो रोल है वो थोड़ा पैसिव रोल है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। वो क्या कर रहे हैं, लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुन के एक जजमेंट दे रहे हैं। तो वो पैसिव है, वो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की तरह सुनते हैं, सुन के उनको जो लगता है वो वैसा जजमेंट देते हैं। वो बस उतना ही इंटरवीन करते हैं जितना कि लॉ के एप्लीकेशन के लिए इंटरवीन करना पड़ता है। और सिटी ऑफ रेड सॉस में क्या होगा, अब सिटी ऑफ रेड सॉस में इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो होता है। तो सिटी ऑफ रेड सॉस में क्या होगा कि यहाँ पे जो जजेस होंगे वो ना बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जजेस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में भी रोल प्ले करते हैं, विटनेसेस को भी एग्जामिन करते हैं, एविडेंस भी लाने बोलते हैं। तो यहाँ पे जजेस पैसिवली एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की तरह नहीं बैठे हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बहुत एक्टिव हो जा रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जजेस और ज्यूरी का पैसिव रोल है, whereas यहाँ पे जजेस और ज्यूरी का ज्यादा एक्टिव रोल है। और लॉयर्स आप कह सकते हो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू एडवर्सेरियल व्हाइट सॉस सिटी के कंपैरिजन में लॉयर्स यहाँ पे पैसिव है टू सम एक्सटेंट।
ठीक है, अब एक्चुअली देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है इस केस में। तो सिटी ऑफ व्हाइट सॉस में क्या होता है? सिटी ऑफ व्हाइट सॉस में ये होता है कि मोमो और पिज्जा दोनों अपने अपने लॉयर्स को हायर करते हैं। दोनों के लॉयर जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके वो आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, है ना। मोमो का लॉयर ये बताता है कि क्यों मोमो का जो पिज्जा पे शक है वो सही है, और पिज्जा का लॉयर ये बताता है कि क्यों शक सही नहीं है। तो जैसे मोमो का लॉयर ये बोलता है कि पिज्जा के बहुत सारे उधार थे, पिज्जा के बहुत सारे डेट्स थे, इसीलिए शायद पिज्जा ने ये काम किया कि उसने 50,000 रुपए कैफे से चोरी कर लिया और उसके पास चाबी थी। तो पिज्जा का लॉयर ये बोलता है कि बस चाबी होने का तो ये मतलब नहीं है कि चोरी उसने ही की थी, है ना। प्लस वो ये भी प्रूव करने की कोशिश करता है कि पिज्जा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पिज्जा बहुत ही एथिकल मॉरल इंसान है, जिसका आज तक जिस पे कभी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा, कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ऐसा कोई काम किया। ठीक है, अब इसके साथ साथ मोमो का जो लॉयर है वो क्या करता है, एविडेंस लाता है, विटनेसेस को बुलाता है। तो मोमो का लॉयर क्या करता है, मेयोनीज को बुलाता है जो उसका विटनेस है। मेयोनीज क्या बोलता है कि मेयोनीज ये बोलता है कि जिस दिन ये हुआ उसके पहले दिन रात को मेयोनीज ने पिज्जा को 11 बजे कैफे के पास देखा था। तो इससे ये प्रूव करना चाहते हैं वो कि शायद उस समय वो वहां पर जाकर उसने खोल के वो पैसे निकाले। ऑन द कॉन्ट्ररी पिज्जा का जो लॉयर है वो अपने विटनेस को लाता है, और उसके विटनेस क्या बोलते हैं, उसका विटनेस है पास्ता। तो पास्ता ये बोलता है कि भाई पिज्जा और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है, हम वहाँ पे गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, इसीलिए शायद मेयोनीज ने मुझे वहाँ पे रात को देखा और पिज्जा को भी वहाँ पे रात को देखा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, लॉयर्स ही विटनेसेस को बुला रहे हैं, जो भी एविडेंस है वो भी लॉयर्स ला रहे हैं। ये लॉयर जो है मोमो का लॉयर वो पिज्जा के विटनेस को क्वेश्चन करता है, पिज्जा का जो लॉयर है वो मोमो के विटनेस को क्वेश्चन करता है। और इस पूरे सीन को देखकर जो जज है, जो जूरी है, वो लीगली अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करते हैं बेस्ड ऑन लॉ। उनको जो लगता है कि हाँ मोमो सही है या पिज्जा सही है, वो वैसा जजमेंट देते हैं। ठीक है, सो हियर द लॉयर्स आर मोर एक्टिव एंड द लॉयर्स आर प्लेइंग अ रोल इन एविडेंस कलेक्शन बोल लो, विटनेसेस को लाना बोल लो, आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना बोल लो, क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो। और जजेस पैसिव है, पैसिव न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की तरह वो रहते हैं, सुनते हैं और जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन देयर लीगल एनालिसिस। ठीक है, और सिटी ऑफ रेड सॉस में क्या होता है, सिटी ऑफ रेड सॉस में ये होता है कि वहां पे तो इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो होता है, इसीलिए सिटी ऑफ रेड सॉस में शुरू से जो जजेस हैं वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत एक्टिव रोल लेते हैं। कैसे एक्टिव रोल लेते हैं, सोचो कि जो जज है वो मोमो को और मोमो का जो विटनेस है मेयोनीज, उन दोनों को अलग से बुला के उनसे 1 to 1 एक इन्वेस्टिगेशन करता है, 1 to 1 पूछता है डिटेल में कि क्या हुआ, कब देखा, कैसे समझा कि वो ही वहां पे उस काम के लिए गया था। फिर क्या करता है जज, जैसे समझ लो कि जज ने पुलिस को बोला कि भाई आप उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करो, ठीक है, फुटेजेस को चेक करके आप मुझे रिपोर्ट दो। तो पुलिस को भी वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट कर सके, विटनेसेस को भी वो बुला रहे हैं। जजेस ये भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे मोमो और पिज्जा दोनों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स देखने हैं, दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख के वो समझ पाएंगे कि क्या ट्रांजैक्शंस हुए, कोई ऐसी ज़रूरत थी क्या जिसके लिए हो सकता है पिज्जा ने किया हो। ठीक है, तो ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है इसमें जजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, लॉयर्स भी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, पर जजेस का बहुत एक्टिव रोल हो जाता है और लॉयर्स का थोड़ा पैसिव रोल हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। अब टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को देखो, ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम्स, एवरी लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मॉडल्स, मैंने बताया था। What are these 2 models? Adversarial and inquisitorial. Both the systems aim at dispensing justice. Obviously, दोनों systems का aim क्या है? Justice देना। दोनों ही तो guilty जो है उसको खोज के punish करेंगे। But they differ in their techniques. Techniques अलग है। Adjudication की techniques अलग है, यानी कि उस dispute को कैसे solve करना है,
किस तरीके से उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना है, इसका तरीका अलग है ना। Therefore, this classification becomes important. अब adversarial system के points पढ़ते हैं. The parties in a legal proceeding develop their own theory of the case and gather evidence to support their claims. ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना थियरी बिल्डअप करते हैं. जैसे मोमो ने वहाँ अपने तरीके से डेवलप किया ना कि पिज्जा के पास चाबी थी, उसको उधार भी चुकाना था, तो इसलिए शायद उसने ये काम किया होगा, है ना. और वो उसके लिए एविडेंस खोजता है ताकि वो अपने पॉइंट को प्रूव कर सके. सिमिलरली पिज्जा अपने तरीके से जस्टिफाई करता है. ठीक है, द पार्टीज आर असिस्टेड बाय द लॉयर्स हु टेक अ प्रोएक्टिव रोल. प्रोएक्टिव मतलब जो मैंने आपको बताया था कि दे आर नॉट पैसिव, है ना, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. तो ये पार्टीज जो हैं इनको इस प्रोसेस में कौन असिस्ट करते हैं, लॉयर्स असिस्ट करते हैं. और लॉयर्स बहुत एक्टिव रोल लेके अपने अपने पार्टी को डिफेंड करते हैं ताकि फाइनली जस्टिस मिल सके. ठीक है, लॉयर्स गैदर एविडेंस एंड इवन पार्टिसिपेट इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द अदर डिस्प्यूटिंग पार्टीज. सोचो कि मोमो है, मोमो को कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि हाँ वहाँ पिज्जा ही गया था, पिज्जा ने ही ये चोरी की. ठीक है, या पिज्जा कोई ऐसा एविडेंस प्रूव करता है जिससे पता चलता है कि पिज्जा तो वहाँ गया ही नहीं था. ठीक है, तो ये एविडेंसेस लॉयर्स अपने अपने तरीके से गैदर करते हैं. और गैदर करने के बाद क्या करते हैं, ये क्रॉस एग्जामिन करते हैं. यानी पिज्जा मोमो के एविडेंस, मोमो के विटनेसेस को क्वेश्चन करेगा चेक करने के लिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे. उसी तरह से पिज्जा के लॉयर्स जो है वो मोमो के जो विटनेसेस है उनको क्वेश्चन करेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो एविडेंस है ये कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस है, ये बनाया गया है, या इस विटनेस को समझा बुझा के यहाँ लाया गया है कि भाई तुम ये वहां जाके बोल देना. ठीक है, सो क्रॉस एग्जामिनेशन हो, स्क्रूटिनी ऑफ एविडेंस हो, इसमें लॉयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगेन लॉयर्स प्ले एन एक्टिव रोल. The role of the judge or the decision maker is rather passive, as the judge decides the claim based solely on the evidence and arguments presented by the lawyers. हमने एकदम शुरू में ही ये बात की कि जजेस या ज्यूरी वो क्या कर रहे हैं, वो एक पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है. वो एविडेंस को ला भी नहीं रहे, विटनेसेस को बुला भी नहीं रहे हैं, वो वहां पे बैठ के देख रहे हैं कि लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स कैसे अपने अपने साइड्स को डिफेंड करते हैं. उनका लीगल इंटरप्रिटेशन जो है उस हिसाब से वो जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द लॉयर्स. ठीक है, अब इंक्विजिटोरियल सिस्टम में आओ. इंक्विजिटोरियल सिस्टम में द जजेस और whoever is the decision maker takes a center stage in dispensing justice. तो जो सेंट्रल रोल है वो किसका हो जाता है, सेंट्रल रोल हो जाता है जज का. ठीक है, क्योंकि याद करो कि क्या कर रहा था, जज ही विटनेसेस को बुला रहा था. जज ये बोल रहा था कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज देखो, पुलिस को ये भी बोल रहा था, है ना. तो उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी चेक कर रहा था, एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. सो द रोल ऑफ द जज और द डिसीजन मेकर इज एक्टिव एज he or she determines the facts and issues in the dispute. जब ये केस जाता है तो जज डिसाइड करते हैं कि भाई अच्छा चलो ये फैक्ट्स हुए और इश्यूज क्या क्या है, हमें क्या क्या रिजॉल्व करना है, ये डिसीजन जजेस करते हैं. पर यही अगर एडवर्सेरियल मोड होता तो कौन बनाता है ये इश्यूज को, ड्राफ्ट कौन करता है, लॉयर्स ड्राफ्ट करते हैं. लॉयर्स फैक्ट्स को एक जगह करते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और क्या क्या मेन इश्यूज हैं वो दोनों पार्टीज के लॉयर्स डिसाइड करते हैं. यहाँ पे फैक्ट्स एंड इश्यूज इन डिस्प्यूट कि किस चीज को रिजॉल्व करना है, क्या क्या इश्यूज हैं, ये जजेस एक्टिवली डिटरमाइन करते हैं, एक्टिवली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं. द जज और द डिसीजन मेकर also decides the manner in which evidence must be presented. देखो एविडेंस ना बहुत तरीके के होते हैं. ओरल एविडेंस होते हैं कि विटनेस आके कुछ बोलता है, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, कहीं से कोई लेटर हो, कोई ईमेल हो, कोई रिटन रिकॉर्ड्स हो, वो पेश किए जाते हैं कोर्ट में, या दोनों भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो
हर सिचुएशन में जजेस ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें इस एविडेंस को आप ओरली पेश करो, इसका हमें रिटन रिकॉर्ड चाहिए, इसका हमें विटनेस के मुंह से सुनना है, विटनेस का स्टेटमेंट चाहिए. सो हाउ द एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड, even this the judges can decide. All right, then the judge then evaluates the evidence presented before him and decides upon the legal claims. अब जजेस ने ये बता दिया कि हमें ये एविडेंस चाहिए, इस एविडेंस का हमें ओरल स्टेटमेंट चाहिए, विटनेस स्टेटमेंट चाहिए, इसका हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए या दोनों चाहिए, ये सब बोल दिया. अब एविडेंस आ गई. एविडेंस आने के बाद उस एविडेंस के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई है उसके बेसिस पे वो एक लीगली एक डिसीजन पे आते हैं. सो दिस मॉडल ऑफ एजुडिकेशन is also known as interventionist or investigative model. Interventionist comes from the word intervention, यानी कि किसी चीज में इंटरवीन करना, किसी चीज में घुसना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना. तो जजेस कौन है यहाँ पे? इंटरवेंशनिस्ट कौन है यहाँ पे? इंटरवेंशनिस्ट है जज, क्योंकि जज इस पूरी केस में इंटरवीन कर रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, और इसीलिए इसको इन्वेस्टिगेटिव मॉडल भी बोला जाता है. इन्वेस्टिगेटिव मॉडल क्यों? क्योंकि ये पूरा देखो जजेस के इन्वेस्टिगेशन पे ड्रिवन होता है ना. जजेस जो सेंट्रल रोल लेते हैं उसमें वो मेनली क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से इसका हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो एडवर्सेरियल मॉडल जो था वो मोर लाइक अ कॉम्पिटिशन था. किसके बीच में? दोनों पार्टीज के लॉयर्स के बीच में. दोनों पार्टीज के लॉयर्स के बीच में जो लॉयर ज्यादा अच्छा है, जो लॉयर ज्यादा अच्छे से अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकता है, एविडेंसेस ला सकता है, पॉइंट्स ऑफ लॉ को प्रूव कर सकता है, विटनेसेस को बुला सकता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि चांसेस हैं कि उससे ज्यादा कन्विंस्ड होंगे जजेस. सो इट्स मोर लाइक अ ओपन कॉम्पिटिशन इन एन एडवर्सेरियल सिस्टम. लेकिन अगर इंक्विजिटोरियल सिस्टम समझो तो नाम से ही समझ में आता है, टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट. इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव मॉडल. ठीक है, और कौन कर रहा है ये इन्वेस्टिगेशन में? जजेस का एक सेंट्रल एंड एक्टिव रोल होता है. Furthermore, in such a system, less reliance is placed on cross-examination and other techniques often used by lawyers to evaluate evidence of their opposing counsels. देखो याद करो, हम जब एडवर्सेरियल पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि मोमो अपने विटनेसेस को लाता है, एविडेंसेस को लाता है, पिज्जा अपने विटनेसेस को लाता है, एविडेंस को लाता है. दोनों पार्टीज के लॉयर्स एक दूसरे के एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, है ना. ये सब क्या होता है? अपोजिंग काउंसिल कौन होता है? अपोजिंग काउंसिल का मतलब होता है जो अपोजिट लॉयर होता है. तो मैं किसी केस में अगर इन्वॉल्व हूँ तो मेरा लॉयर मेरे साइड है और अपोजिट पर्सन जो है मेरे केस में उसका जो लॉयर है वो है अपोजिंग काउंसिल. ठीक है, तो जनरली इसमें एडवर्सेरियल में ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब बहुत कुछ होता है. लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्योंकि जजेस का मेन रोल है, एक्टिव रोल है, तो ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन जो कुछ टेक्निक्स लॉयर्स यूज करते हैं ये कम हो जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि लॉयर्स का रोल इसमें पैसिव हो जाता है ना. The adversarial system is generally adopted in common law countries. Major common law jurisdictions include UK, US, Australia and India. मैंने एकदम शुरू के लेक्चर्स में बताया है कि कॉमन लॉ और सिविल लॉ कंट्रीज क्या होती है, तो अगर चाहो तो वो सब लेक्चर्स देख के एक बार समझ लेना. कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ कंट्रीज में कॉमन लॉ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे सब एडवर्सेरियल फॉलो होता है. एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप जहाँ की सिविल लॉ सिस्टम फॉलो होता है वहाँ पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस देखा जाता है. ठीक है, तो ये टू मॉडल्स ऑफ लीगल सिस्टम है, दोनों में ही फाइनली जस्टिस को अचीव करना ही गोल होता है, लेकिन टेक्निक अलग है, तरीका अलग है. ठीक है, अब चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. एडवर्सेरियल सिस्टम. एडवर्सेरियल सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या है? द यूज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी एन इफेक्टिव वे टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस प्रेजेंटेड. पता है क्या होता है, विटनेसेस को कई बार ऐसे समझा के लाया जाता है कि आप वहां जाके ये बोलना. जैसे मोमो ने सोचो कि अपने मेयोनीज जो उसका विटनेस है उसको समझा दिया कि तुम जाके बोलना कि 11 बजे तुमने पिज्जा को देखा था वहां पे. ठीक है, तो अब ये
मेयोनीज सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसको इफेक्टिवली कैसे आप टेस्ट कर सकते हो? क्रॉस एग्जामिन। अगर पिज्जा का जो लॉयर है वो बहुत स्किलफुली उसको क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, क्या होता है जब आपको मम्मी पापा या आपके टीचर्स आपने कुछ गलत काम किया, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि यहाँ गए थे, ये किया था, तब सच में यहाँ पे थे, अगर यहाँ पे थे तो फिर वहां पे नहीं गए पर बोल के तो गए थे वहां जा रहे हो। जितना जिसकी स्किल अच्छी है लॉयर की वो उतने अच्छे से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, की जो विटनेस है, मोमो का जो विटनेस है मेयोनीज, वो एक्चुअली क्रेडिबल है क्या, वो एक्चुअली ट्रूथफुल है क्या, उस पर रिलाई करके कोई जजमेंट दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। The parties may be more willing to accept the results when they are given effective control over the process. अब देखो एडवर्सेरियल सिस्टम में हो क्या रहा है, एडवर्सेरियल सिस्टम में ये हो रहा है कि मैं अगर एक केस में फंस जाती हूँ तो मेरे लॉयर्स और मैं बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाते कि भाई हम ये बोलेंगे, ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे, हम अपनी इनोसेंस को ऐसे ऐसे प्रूव करेंगे, हम इन एविडेंसेस को लाएंगे। सिमिलरली मेरा जो कंटेस्टिंग ओपोनेंट है, जो दूसरी पार्टी है, वो भी अपने लॉयर के साथ बैठ के पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है, और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, ट्रायल होता है, वैसे वैसे हम लोग स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं, वैसे वैसे हम टेक्निक्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं और मेरा ओपोनेंट दोनों पार्टीज के पास एक ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल है पूरे प्रोसेस पे। हम जानते हैं कि हमें कैसे इस प्रोसेस को आइडियली हमारे लिए फेवरेबल वे में रेगुलेट करना है, हम क्या करने से अच्छा होगा, हम क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश करें तो अच्छा होगा, किन विटनेसेस को बुलाए तो अच्छा होगा, ठीक है। सो वी हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल, और क्योंकि मेरे पास मेरे केस को प्रेजेंट करने का ज्यादा कंट्रोल है, इन द सेंस कि मैं अपने लॉयर से डिस्कस करके स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तो जो भी रिजल्ट होगा आई एम मोर सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि आई नो दैट आई वाज इफेक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, मेरे पास कंट्रोल था, ठीक है। सो दैट इज व्हाई the parties may be more willing to accept the results when they are given effective control over the process. Disadvantages क्या है? The cost of justice falls upon the parties. इसको कैसे समझे? सोचो मेरे और मेरे नेबर के बीच में एक लीगल डिस्प्यूट हो रही है, तो मैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं एक बहुत हाई फाई हॉटशॉट बहुत स्किल्ड लॉयर को शायद नहीं हायर कर पाऊँ, बहुत एक्सपीरियंस लॉयर को नहीं हायर कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके फीस को अफोर्ड कर सकूँ, ठीक है। पर मेरा नेबर, उसके पास बहुत पैसे है, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर को जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है उनको हायर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ जस्टिस है, क्योंकि जस्टिस मुझे कैसे मिलेगा, जस्टिस मुझे मेरे लॉयर्स के थ्रू ही मिलेगा ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जस्टिस का जो कॉस्ट होता है ये पार्टीज पे चला जाता है, डिपेंड करता है। मेरे एक बहुत ही स्किलफुल लॉयर के सामने एक बहुत ही बेसिक कोई लॉयर है जिसके पास इतनी स्किल नहीं है, तो वो तो ऐसे ही हार जाएगा, है ना। सो दिस क्रिएट्स एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द लिटिगेंट्स, एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर financial status, just because of how much can we afford. Parties with better resources are able to access justice by hiring competent lawyers presenting sophisticated evidence which may not be available for parties that lack these resources. Accessibility and affordability to justice are important challenges for the adversarial system of dispute resolution. Adversarial system में क्या हो जाता है ना, क्योंकि पार्टीज के पास ज़्यादा कंट्रोल है और लॉयर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल है, लॉयर्स का ज़्यादा एक्टिव रोल है, तो जिसके पास जितने बेटर रिसोर्सेज हैं, जितना बेटर वे में वो इन रिसोर्सेज को, लॉयर्स को हायर करके एविडेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने केस को प्लान कर सकते हैं, चांसेस है कि वो उस केस को उतने बेटर वे में जीत सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लॉयर जो बहुत फीस नहीं लेता है वो अच्छा लॉयर नहीं है, बट जनरली अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस लॉयर्स है तो उनकी फीस भी काफ़ी होती है ना। सो दिस इज अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर द एडवर्सेरियल सिस्टम।
The role of lawyers and procedural formalities like cross examination may prolong the trial and lead to delays in several matters. अब देखो जब लॉयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या हमने देखा, लॉयर्स एविडेंस भी ला रहे हैं। सोचो कि एक हियरिंग में बस पिज्जा के लॉयर ने मोमो के विटनेसेस को क्वेश्चन किया, एक हियरिंग में मोमो के लॉयर ने पिज्जा के विटनेसेस को क्वेश्चन किया, एविडेंसेस लाए, ठीक है, फिर ट्रायल कंटिन्यू हुआ, एविडेंसेस और आए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, जहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, वहाँ बहुत सारे प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। तो इन प्रोसीजर्स के करने की वजह से एडवर्सरियल सिस्टम में कई बार क्या हो जाता है, जो ट्रायल है ना वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबा चलता है। आपने सुना होगा कि केसेस चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायल बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारे मैटर्स में डिलेज हो जाते हैं। यही जब जज के पास पूरा कंट्रोल होता है ना इंक्विजिटोरियल सिस्टम में, तो शायद इतना लंबा ना भी खिंचे, ठीक है। Judges play a less active role. A judge is not duty bound to ascertain the truth, but only to evaluate the matter based on the evidence presented before him. देखो जस्टिस तो देनी है, पर एडवर्सरियल मोड में क्योंकि जजेस पैसिव हैं, इसलिए उन पे ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड कि वो ट्रूथ को असर्टेन करे। जनरली वो आर्ग्यूमेंट्स पे बेस करके ही अपना जजमेंट सुनाते हैं, ठीक है। यही अगर इंक्विजिटोरियल सिस्टम में होता तो जजेस का रोल ज्यादा टुवर्ड्स फाइंडिंग द ट्रूथ हो जाता है, और इसीलिए वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं कि ये भी देखो, वो भी देखो, ये एविडेंस लाओ, वो विटनेस लाओ। वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे मैटर को इवेलुएट नहीं करते। तो इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है एंड द जुडिशरी इज प्लेइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव रोल। इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है एंड ऑफ कोर्स ट्रूथ को बाहर लाना, सच को बाहर लाना एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जुडिशरी निभाती भी है, ठीक है। अब इंक्विजिटोरियल सिस्टम के एडवांटेजेस देखो। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि जजेस आर एक्टिव, है ना, सो द सिस्टम ऑफर्स प्रोसीजरल एफिशिएंसी एज द एक्टिव रोल ऑफ द जजेस प्रिवेंट्स डिलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स। देखो एडवर्सरियल में हमने क्या बोला था, लॉयर्स एक्टिव है, लॉयर्स एविडेंस लाते हैं, लॉयर्स विटनेस लाते हैं। सोचो कि एक लॉयर ने आके जज को बोला कि मुझे एक और वीक चाहिए ये एविडेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए। कल को दूसरे पार्टी के लॉयर ने आके बोला कि मुझे और थोड़ा सा टाइम चाहिए इन विटनेसेस को बुलाने के लिए, या मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए दूसरे पार्टी के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत लॉयर डिपेंडेंट हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है ट्रायल, डिलेज हो सकते हैं। पर इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जो प्रोसीजरल एफिशिएंसी है, प्रोसीजर्स बहुत फास्ट और एफिशिएंट है, क्योंकि जजेस के पास एक्टिव रोल है ना। जजेस जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजों को बहुत फटाफट रिजॉल्व कर देते हैं, इतने प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज उनको नहीं फॉलो करने पड़ते हैं और उनके हाथ में कंट्रोल रहता है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस के पास पावर ज्यादा है, तो ये डिलेस कम होते हैं। The system preserves equality between the parties, as even the stronger party with more resources and expert lawyers may not be able to influence the judges fully. देखो यहाँ पे जो एडवर्सरियल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एक इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ज़्यादा बेटर लॉयर्स हायर करता है, ज़्यादा स्किलफुल लॉयर्स को हायर करता है, ज़्यादा अच्छे से एविडेंसेस को एक साथ करता है और अपना केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करता है, और जजेस भी उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में सेंट्रल रोल किसका है? सेंट्रल रोल इन इन्वेस्टिगेशन है जजेस का। तो जजेस का जहाँ पे सेंट्रल रोल है वहां पे मेरे पास अगर इतना हाई फाई लॉयर नहीं भी है तो भी मेरा इन्वेस्टिगेशन मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है? जज। तो ये प्रोबेबिलिटी कम है कि क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो मेरे प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, मेरे को कोई डिसएडवांटेज होगा। जनरली ज्यादा इक्वालिटी रहती है मेरे और मेरे ओपोनेंट के बीच में, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रांग है फाइनेंशियली, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पर मेन रोल तो जजेस का है, इसीलिए जजेस को इन्फ्लुएंस करना इतना इजी नहीं होता है ना। तो ज्यादा इक्वालिटी रहती है बिटवीन द पार्टीज। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल,
In an inquisitorial system, since the judges step into the shoes of an investigator, he or she can no longer remain a neutral arbitrator to evaluate the case with an open mind. मैं किसी केस में अगर इंक्विजिटोरियल मॉडल में जज हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, है ना, इंटरवेंशनिस्ट हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं मोमो और पिज्जा के डिस्प्यूट में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही हूँ तो करते करते हो सकता है ना कि मेरा एक पार्टी की तरफ एक बायस आने लगे, मुझे फील होने लगे कि ये सही है, मोमो सही है, पिज्जा गलत है, तो लास्ट तक मेरा न्यूट्रल रहना मुश्किल है, जो कि एडवर्सेरियल मोड में होता है। एडवर्सेरियल मोड में क्योंकि जजेस इन्वेस्टिगेशन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए वो ज्यादा न्यूट्रल रह सकते हैं, ज्यादा देर तक न्यूट्रल रह सकते हैं। फाइनली एक जजमेंट तो वो देंगे, लेकिन ज्यादा न्यूट्रली वो सुन सकते हैं क्योंकि वो खुद अफेक्ट नहीं हो रहे इन्वेस्टिगेशन से, है ना। सो इन एन इंक्विजिटोरियल सिस्टम, सिंस द जज स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जज also becomes an investigator, so he or she can no longer remain neutral to evaluate the case with an open mind. एक bias आने के chances हैं. There may be a lack of an incentive structure for judges to involve them in proper fact finding. Judges अपना इतना time देते हैं, judges investigate करते हैं, पर judges को inquisitorial system में इसके लिए enough incentive दिया जाता है क्या? मैं एक जज हूँ और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है क्योंकि मेरा तो एक्टिव रोल है, पर अगर मुझे सिर्फ जो एक जज होने का इंसेंटिव मिल रहा है तो मुझे लग सकता है ना कि ये काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होके क्यों करूं। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से समझ लिया, मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन अगर प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग की बात करूं, ठीक है, एकदम रूट तक जाने की बात करूं, तो क्या मुझे इनफ इंसेंटिव दिया जा रहा है कि मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेके ये करूं। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि एक इंसेंटिव का स्ट्रक्चर जजेस के लिए उतना नहीं रहता जो उनको मोटिवेट कर सके कि वो एकदम रूट तक जाके फैक्ट को फाइंड आउट करे, और ये नहीं होने से क्या होगा, फाइनली डिसीजन अफेक्ट होगा। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है।